A very good evening to all of you. After a long time, we are just continuing with our class once again. IPC के important sections को हम discuss कर रहे थे और हमारी last class में जो हमने cover किया था वो section 378 तक cover किया था. Section 378 जो deal करता है किससे? Section 378 deal करता है theft से related, right? इसे हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया था जो ऑन एन एवरेज 1 महीना पहले हमने किया था. हालांकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो रिवीजन के हिसाब से आप उन्हें जाके दोबारा से देख सकते हैं. बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियोस अवेलेबल हैं. अप्रोक्सीमेटली 31 लेक्चर्स हैं जो कि सेक्शन 8 से स्टार्ट हमने किया था. इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आईपीसी के जिसमें कवर कर रहे थे. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 383, section 384, then section 390 with section 392 and section 391 with section 395. All the 6 sections कहीं ना कहीं आपस में connected हैं, interrelated हैं और इनका एक relation theft से भी है. इसलिए मैंने यहाँ पे section 378 theft का mention किया है कि उसका यूज हम आगे लेने वाले हैं इसलिए, राइट. तो शुरू करते हैं. सेक्शन 383 डिफाइन करता है एक्सटॉर्शन को. एक्सटॉर्शन में हम कैसे लेंगे? whoever intentionally puts any person in fear, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आशय से, इंटेंशन से अगर भय में डालता है. किस तरह का भय, किस तरह का फियर? ऑफ एन इंजरी. एनी पर्सन, whoever puts any person intentionally in fear of any injury to that person, यानी जिस व्यक्ति को डर में डाला जा रहा है, जिस व्यक्ति को भय में डाला जा रहा है, उसी व्यक्ति को इंजरी कॉज करने के इनका फियर किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मैं आपको मारूंगा या मैं आपको किसी तरह से आपको हर्ट कॉज करूंगा, किसी भी तरह की आपको इंजरी कॉज करूंगा. मैं आपको यहाँ पे इस बिल्डिंग से धक्का दे सकता हूँ, मैं आपको थप्पड़ मार सकता हूँ, मैं आपको मुक्का मार सकता हूँ. किसी भी तरह की इंजरी कॉज करने वाली बात हो रही है. सो whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other. अब जरूरी नहीं सिर्फ वही पर्सन, यहाँ पे वर्ड अदर भी ले लिया है. to other and thereby dishonestly induces the person, और दुराशय से उस व्यक्ति को बाध्य करता है. induces the person, so put in fear, जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को डर में डाला गया, फियर में डाला गया, जिस पर्सन को फियर कॉज किया गया, और उसी पर्सन को अब क्या कर रहा है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इंड्यूस कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है, बाध्य कर रहा है. क्या करने के लिए? टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी. अब ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि एनी पर्सन कहा गया है. एनी पर्सन का मतलब ये है मैं मिस्टर एक्स के ऊपर फियर कॉज कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं उससे ये चाहता हूं कि वो, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वो मुझे दे दे. और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये चाहता हूं कि वो प्रॉपर्टी अभिषेक को दे दे. आई एम कॉजिंग अ फियर ओवर मिस्टर एक्स. मैंने उस मिस्टर एक्स को इंजरी कॉज करने का भय उत्पन्न किया और उसको मैंने कहा है कि अगर मेरे इस इंजरी से आप बचना चाहते हो तो आपके पास में जो पैसा है ये आप अभिषेक को दे दो. ये वर्ड जो एनी पर्सन लिखा है इसका मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति भय उत्पन्न कर रहा है वो खुद ही उसका फायदा उठाना चाहे. ऐसा भी हो सकता है कि भय उत्पन्न करने वाला, फियर कॉज करने वाला, फियर क्रिएट करने वाला पर्सन एक हो सकता है और जो बेनिफिट है वो किसी और पर्सन को दिया जाना हो सकता है, राइट. सो फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी. अब ये वर्ड प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है, क्या इससे आप मुझे बता सकते हैं कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी की? क्योंकि यहाँ पे सीधा वर्ड प्रॉपर्टी लिखा है, इट मींस इट इंक्लूड्स मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, बोथ काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट. लेकिन 1 मिनट के लिए अगर हम रिकॉल करें तो थेफ्ट की डेफिनेशन में हमने जो पढ़ा था, थेफ्ट की डेफिनेशन सेक्शन 378 में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई थी, राइट. लेकिन एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 383 में, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है. तो प्रॉपर्टी मींस मूवेबल और इमूवेबल, बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड हियर. तो
प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी तो दोनों तरह की ले ही ली, साथ में अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है तो उसको उसकी डिलीवरी के लिए भी ऐसा फियर कॉज किया जा सकता है। और एनीथिंग साइंड और सील्ड which may be converted into valuable security। अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? कोई अदर ऐसी चीज जिसको सील और साइन करने के बाद में वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया अभिषेक के घर पे और उन्हें मैंने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उनके ऊपर साइन कीजिए और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। सो साइंड एंड सील्ड, और जैसे ही वो उस प्रॉपर्टी पे साइन और सील कर देंगे तो वो जो कागजात हैं वो क्या हो जाएगी, वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू मी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको मारूंगा, पीटूंगा, आपको किसी भी तरह का इंजरी कॉज करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हम इतनी देर से इंजरी की बात कर रहे हैं, आप में से क्या कोई बता सकता है इंजरी का क्या मीनिंग है? So the word injury have been defined under section 44 of the same code IPC, right? Injury have been defined under section 44 of IPC, और वहां पे क्या कहा गया है? इंजरी का मीनिंग वहां पे क्या कहा गया है? कॉजिंग हार्म। इंजरी का मीनिंग बताया गया है जब कभी भी कोई हार्म अगर कॉज किया जाता है। अब हार्म किस चीज को कॉज कर रहे हैं? हार्म मे बी कॉज्ड टू पर्सन, to body, to property, or even to the reputation। आप सेक्शन 44 को जाके देखेंगे तो वहां पे बताया गया है व्हाट डज इंजरी मीन। इंजरी मीन्स कॉजिंग हार्म टू एनी पर्सन, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, यानी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को हार्म कॉज करना, किसी पर्सन की बॉडी को हार्म कॉज करना, या फिर किसी पर्सन की रेपुटेशन यानी उसके जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाना, उसको हार्म कॉज करना भी इंजरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। तो सीधा सीधा ऐसा माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा भय उत्पन्न किया, ऐसा फियर कॉज किया, उस पर्सन ने क्या किया है? उस पर्सन ने एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया है, ये माना जाएगा। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, इसमें से फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। A threatens to publish a defamatory libel concerning Z। A ने इस बात की धमकी दी कि मैं, Z को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ आपत्तिजनक या कुछ तुम्हारी अपमानजनक बातें मैं तुम्हारे बारे में छाप दूंगा। ऐसी बातें जिसके बारे में जो छपने से तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे सम्मान को हार्म कॉज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? इंजरी कॉज हो जाएगी। सीधी सीधी क्या आ जाए तो इंजरी कॉज हो जाएगी, क्योंकि हार्म टू द रेपुटेशन इज ऑल्सो एन इंजरी। तो वो क्या कर रहा है? डिफामेटरी लाइबल। डिफामेटरी लाइबल का मतलब होता है किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या वाक्य लिखना। सो अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम मुझे पैसा दो। He thus induces Z to give him money। तो वो Z को क्या कर रहा है? A क्या कर रहा है? A Z को बाध्य कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है पैसा लेने के लिए। A has committed extortion। तो ऐसा माना जाएगा कि A ने एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट किया है, जिसे सेक्शन 383 में डिफाइन किया गया है। उम्मीद करता हूं सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन के बारे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो हमें आता है सेक्शन 384, जो बताता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में एक्सटॉर्शन वाला ऑफेंस कमिट कर रहा है, जो सेक्शन 383 में डिफाइन किया गया ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। सो हूएवर commits extortion defined under section 383 shall be punished with imprisonment
ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है और उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है विदाउट एनी वर्क, ओके, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है कार्य के साथ, यानी कि सश्रम और अश्रम, ठीक है। फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years, कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट करेगा उसे 3 years तक का, विच मे एक्सटेंड टू 3 years लिखा है, इसका मतलब हो सकता है सिर्फ 6 months का देके भी रिलीज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम। एक्सटॉर्शन किस तरह का किया है, किसी पर्सन को फियर कॉज किया गया और कहा गया कि 100 रुपए मुझे दे दो वरना मैं आपको हार्ट कॉज करूंगा, आपको इंजरी कॉज करूंगा, तो अब छोटा सा अमाउंट की बात ही, तो उसमें कम पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। So whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine. Simply fine लगा के भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वर्ड और लिख दिया गया है तो सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है, और विद बोथ यानी कि फाइन और पनिशमेंट दोनों साथ में भी दिया जा सकता है। सेक्शन 383 एंड सेक्शन 384 आपस में इंटर रिलेटेड है। 383 एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है और 384 उसका पनिशमेंट बताता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे डायरेक्टली, वी विल बी मूविंग ऑन सेक्शन 390, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी को डिस्कस कर रहे हैं, और उस सीक्वेंस में नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेक्शन 390 जो कि डिफाइन करता है रॉबरी को। रॉबरी एंड डेकॉइटी दोनों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रॉबरी और डेकॉइटी एक ही चीज होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जब कभी भी किसी रॉबरी में 5 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब भी कभी किसी रॉबरी में 5 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसे हम कह देंगे क्या, डेकॉइटी। तो मेनली हमें फोकस किस पे करना है कि रॉबरी किसे कहते हैं, रॉबरी की डेफिनेशन को हमें समझना है। बाकी उस रॉबरी को जैसे आप 5 या उससे ज्यादा पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो डेकॉइटी तो अपना आप ही बन जाता है। तो देखते हैं रॉबरी क्या है। रॉबरी भी एक्चुअली एक कंसर्न में थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, थेफ्ट जो कि सेक्शन 378 में डिफाइंड है और एक्सटॉर्शन जो कि सेक्शन 383 में डिफाइंड है। इन दोनों का एग्रावेटेड फॉर्म को ही हम रॉबरी कहते हैं, यानी कि इनका बढ़ा हुआ रूप। जब कभी भी थेफ्ट में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और ऐड हो जाते हैं तो वो रॉबरी बन जाता है। जब कभी भी एक्सटॉर्शन में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं तो वो रॉबरी बन जाता है। वो कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। थेफ्ट को रॉबरी कब माना जाएगा, तो एक सेकंड के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं और रिकॉल कर लेते हैं कि थेफ्ट को हमने कैसे माना था। थेफ्ट अप्लाई होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। थेफ्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 378 में, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, और उसमें यह कहा गया था अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया जाता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन इन पोजीशन और द ओनर विदाउट कंसेंट, किसी भी पर्सन की कंसेंट के बिना उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजीशन से मूव की जाती है और विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये सारे क्या हो रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, लिख के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि थेफ्ट किसे कहा गया था। सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया है जब कभी भी किसी पर्सन के पोजीशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट हिज पर्सन दैट पर्सन्स कंसर्न मूव किया जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो उसे थेफ्ट कहा जाएगा। ऐसा समझा जाएगा कि ये थेफ्ट कमिट हुआ है। और वही थेफ्ट
रॉबरी बन सकता है अगर वो सेक्शन 390 में डिफाइन किए गए इंग्रेडिएंट्स को या कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन थेफ्ट विल बिकम अ रॉबरी, theft is robbery if in order to committing the theft or in committing that theft, तो या तो theft करने के लिए in order to committing the theft या फिर in committing the theft, theft करते हुए, या तो theft करते हुए या फिर theft करने के लिए, और in carrying away or attempting to carrying away property obtained by theft, या फिर चोरी में, थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है उस प्रॉपर्टी को लेके भाग रहे थे, कैरिंग अवे दैट प्रॉपर्टी ऑब्टेन इन थेफ्ट, या फिर भागने की कोशिश कर रहे थे, राइट? कोई भी ऐसा पर्सन जो थेफ्ट कमिट करते हुए या फिर थेफ्ट कमिट करने की कोशिश करते हुए या फिर थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है उस प्रॉपर्टी को लेकर भागते हुए या उस प्रॉपर्टी को लेके भागने की कोशिश करते हुए, इफ द ऑफेंडर इन कारणों से, जो ऑफेंडर है वो जो अभी कारण हमने बताया, इन कारणों से फॉर दैट एंड वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज, स्वेच्छा से कारित करता है या कोशिश करता है क्या करने की, एनी पर्सन डेथ, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है या फिर डेथ कॉज करने के अटेम्प्ट करता है, और रॉन्गफुल और हर्ट या फिर उसको उपाधि कारित करता है, और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या फिर उसका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर देता है या फिर उसका अटेम्प्ट भी कर रहा है, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, कोई पर्सन या तो थेफ्ट करने के लिए या फिर थेफ्ट में ऑब्टेन की गई प्रॉपर्टी को कैरी करते समय किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, उसे हर्ट कॉज कर देता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट उसका कर देता है, या फिर इन सारे एक्ट थेफ्ट, डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का अटेम्प्ट करता है, और या फिर सिर्फ इन कार्यों को करने का फियर भी कॉज कर देता है। सीधा सीधा कहा जा रहा है कि बंदूक तान देता है, तो जैसे ही सामने वाले के ऊपर बंदूक तानी तो फियर तो कॉज हो गया, उसको सामने वाले को पता चल रहा है कि अगर ये गोली चलाएगा तो मेरी इंस्टेंट डेथ कॉज हो जाएगी, तो फियर तो कॉज कर दिया। ये सब किया जाता है तो क्या माना जाएगा कि वो थेफ्ट नहीं रह गया, बल्कि क्या बन गया, रॉबरी बन गया। नॉर्मली तो थेफ्ट क्या था, जब किसी पर्सन की कंसेंट के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजीशन से ले जाया जा रहा था तो वो थेफ्ट था, लेकिन वो थेफ्ट करने के समय पर्सन ने किसी की डेथ कॉज कर दी, हर्ट कॉज कर दिया, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर लिया, या फिर डेथ, हर्ट या फिर और एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का अटेम्प्ट कर दिया, पर्सन के ऊपर गोली चला दी, डेथ का अटेम्प्ट तो कर दिया, डेथ नहीं हुई वो बात अलग थी, लेकिन अटेम्प्ट तो कर दिया, या फिर डेथ, हर्ट एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने का फियर भी कॉज कर दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ फियर भी अगर कॉज कर दिया, तो भी ये माना जाएगा कि अब ये अब ये थेफ्ट नहीं है, सेक्शन 378 का क्राइम नहीं है, बल्कि अब ये ऑफेंस है किसका, अब ये ऑफेंस है सेक्शन 390 में डिफाइन किया गया, यानी कि रॉबरी का ऑफेंस हो गया है। आई होप क्लियरिटी से समझ में आया होगा। अगला पार्ट इसका बताता है कि एक्सटॉर्शन, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा था सेक्शन 383 में, वो रॉबरी कब बन जाएगा। क्या पढ़ा था हमने एक्सटॉर्शन के बारे में? एक्सटॉर्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था, जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज करने का फियर कॉज करता है कि मैं आपको इंजरी करूंगा। अब इंजरी में क्या आ रहा था, इंजरी मींस हार्म टू द पर्सन्स बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, वो कॉज करने का सिर्फ फियर क्रिएट कर रहा था, और ऐसा फियर क्रिएट करके उससे कुछ प्रॉपर्टी अपने पास में ले रहा था। अच्छा, क्या आप लोग थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों में ही प्रॉपर्टी का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन अगर सिंपली आपके पास आ जाता है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में आप डिफरेंस करें तो देखिए, एक तो थेफ्ट डील करता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से, लेकिन एक्सटॉर्शन में मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी मूव की जा रही थी वो मूव हो रही थी विदाउट द कंसेंट, बट एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है विद
कॉजिंग ऑफ फियर, यानी कि वो पर्सन ने क्या है, भय में आके अपनी कंसेंट दे दी है। थेफ्ट में विदाउट कंसेंट था, एक्सटॉर्शन में वर्ड लिखा नहीं है कि विद कंसेंट है, लेकिन वहां पे ये तो लिखा ही है कि फियर कॉज कर दिया कि आप उस प्रॉपर्टी को हमें दे दीजिए। थेफ्ट में सपोज मैं थेफ्ट करने वाला हूं तो जो ऑफेंडर है वो खुद प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है। एक्सटॉर्शन में जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो खुद अपनी प्रॉपर्टी उस ऑफेंडर को दे रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में जो कि आपके माइंड में रहने चाहिए। तो एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाएगा उसके बारे में लिखा है, extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear। क्योंकि आपको ध्यान है एक्सटॉर्शन क्या था, एक्सटॉर्शन में एक पर्सन को हम फियर में पुट कर रहे थे, फियर का कॉज कर रहे थे, और जब ये फियर जो कॉज किया जा रहा है वो पर्सन की प्रेजेंस में अगर किया जा रहा है, एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब यहाँ पे किस तरह के फियर क्रिएट किए जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन हमने सेक्शन 383 में जो हमने पढ़ी थी एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन, उसमें किस बात का फियर कॉज किया गया था, इंजरी का। इंजरी जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 44 में, ठीक है। तो इंजरी कॉज करने का जब एक्सटॉर्शन में हमने क्या किया था, फियर कॉज किया था, लेकिन फियर किस बात का था, इंजरी का। और इंजरी का मतलब क्या था, इंजरी का को डिफाइन किया है सेक्शन 44 में, और क्या डिफाइन किया गया है, कॉजिंग हार्म टू द पर्सन्स बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। तो अगर किसी को इंजरी कॉज करने का फियर किया गया था तो वो एक्सटॉर्शन था, लेकिन इस बार फियर कॉज किया गया किस बात का, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो इस बार फियर अलग तरह का हो गया है। अगर फियर कॉज किया जाता है इंजरी का तो वो एक्सटॉर्शन है, लेकिन फियर कॉज किया जा रहा है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट एंड इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और वो भी उस पर्सन की प्रेजेंस में ही किया जा रहा है। क्योंकि इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब वही है कि सामने पर्सन खड़ा हुआ है और उसको इस तरह का फियर कॉज किया जा रहा है, राइट। सो extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint to that person or to some other person। अब ये भी important है, जरूरी नहीं है सिर्फ उसी person को, or to some other person, and by so putting any in fear induces the person so put in fear then there and there to deliver up the thing extorted। तो सिंपल सी बात है, वही सारी एक्सटॉर्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रहेंगे। डिफरेंस ये हो जाएगा 383 में एक्सटॉर्शन में हमने फियर कॉज किया था सिर्फ इंजरी का, लेकिन अगर फियर कॉज किया जाता है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, अब ये एक्सटॉर्शन नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, ये रॉबरी बन जाएगा और सेक्शन 390 में कवर होगा। एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है छोटा सा, उसे देख लेते हैं। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि पर्सन को प्रेजेंट कब माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आया था ना इन द प्रेजेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस, तो कब माना जाएगा कि पर्सन की प्रेजेंस है, कितनी दूरी तक माना जाएगा कि पर्सन की प्रेजेंस है। जब कभी जो पर्सन है जो फियर कॉज कर रहा है वो इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट एंड इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कमिट करने में अगर केपेबल है तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन वहां पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने नेहा को कॉल किया और कहा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे आप दे दीजिए वरना मैं आपको इमीडिएटली गोली मार दूंगा। अब देखा जाए तो मैं मेरे घर में बैठा हूं, नेहा अपने घर में बैठी हैं,
तो क्या नेहा की प्रेजेंस है जिस समय मैं उनको उनसे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए फियर कॉज कर रहा हूं, क्या उनकी प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस ऑन द स्पॉट है? तो नहीं। तो क्या ऐसा माना जाए कि ये प्रेजेंस पर्सन की वहां पे है कि जो इंस्टेंटली डेथ कॉज कर सकता है, इंस्टेंट हर्ट कॉज कर सकता है, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज कर सकता है? माना जा सकता है कि अगर सिचुएशन ये हो कि अभिषेक नेहा के घर के बाहर खड़े हैं और मैंने फोन करके कहा है कि आप अभी के अभी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, अदरवाइज आपके घर के बाहर मेरा आदमी खड़ा हुआ है और वो आपको गोली मार देगा। तो बात तो सेम हो गई। बात क्या है, एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट। कब माना जाएगा कि ऑफेंडर वहां पे प्रेजेंट है, जबकि ऑफेंडर मैं हूं और मैं तो वहां पे प्रेजेंट नहीं हूं, मैं तो दूसरे किसी सिटी में बैठा हूं, मैं तो फोन पे बात कर रहा हूं। लेकिन कब माना जाएगा कि वो पर्सन वहां पे प्रेजेंट है, जब he is sufficiently near to put that other person in the fear of instant death, hurt or wrongful restraint। वो sufficiently near, अब sufficiently near किसी अदर पर्सन के थ्रू भी हो सकता है, यानी मेरे साथ वाली व्यक्ति अगर मैंने वहां पे भेज दिए तो भी वो सेक्शन में कवर हो जाएगा। सो सेक्शन 390 को हमने पढ़ा, जो कि रॉबरी को डिफाइन करता है। रॉबरी क्या है? रॉबरी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म है। थेफ्ट सेक्शन 378, एक्सटॉर्शन सेक्शन 383, जब उसमें इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर कॉज कर दिया जाता है, तो वही थेफ्ट और वही एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाता है। रॉबरी में कितना पनिशमेंट मिलेगा? अगर कोई पर्सन रॉबरी के लिए का ऑफेंस करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 392 में। सो देखिए सेक्शन 392 क्या बताता है। punishment for robbery, whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment। either description नहीं लिखा है, rigorous imprisonment लिखा है। whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है, साथ में फाइन भी लगना है, और विद फाइन लगा के नहीं छोड़ा जा सकेगा। and shall also be liable to fine and if the robbery be committed on the highway। अब रॉबरी का भी एग्रावेटेड फॉर्म आ रहा है। पहले तो हमने बताया थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का जो एग्रावेटेड फॉर्म है उसको हमने रॉबरी बोला सेक्शन 390 में, और 390 में रॉबरी अगर जिसने कमिट किया है तो उसको 392 में पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन 392 में भी रॉबरी के क्या कर दिए हैं, दो पार्ट्स कर दिए गए हैं। पहला पार्ट कहता है कि 10 इयर्स तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकेगा अगर सिंपल रॉबरी है तो। लेकिन वही रॉबरी अगर हाईवे पे कमिट की जाती है, और उस हाईवे पे अगर उस रॉबरी को कमिट किया जाता है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो फिर जो पनिशमेंट है दैट मे एक्सटेंड टू 14 इयर्स। अब ये जो पनिशमेंट है ये 14 इयर्स तक का भी हो सकेगा, ये बताया सेक्शन 392 में रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ रॉबरी। अब मैं सेक्शन 391 और 395 को कंपाइल करता हूं, क्योंकि इसमें समझने का कुछ भी नहीं बचता है। अगर आपको समझ में आ गया है सेक्शन 390 में जो हमने रॉबरी की डेफिनेशन को समझा, उसी रॉबरी में अगर 5 और मोर पर्संस हो जाते हैं, डियर कैंडिडेट्स, अगर उसी रॉबरी में 5 और मोर कैंडिडेट्स 5 और मोर पर्संस हो जाते हैं और वो कंजॉइंटली यानी कि साथ में ऐसा एक्ट कमिट कर रहे हैं, तो या फिर उस एक्ट को कमिट करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये रॉबरी अब रॉबरी नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, ये डकॉइटी बन जाएगा। where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding। ये भी बात याद रखिए, ऐसा नहीं कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, अगर मदद भी की जा रही है ऐसा करने के लिए, 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग सिर्फ मदद कर रहे हैं, एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी ये मान लिया जाए कि 5 हो गए। एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट्स टू 5 और मोर। एवरी पर्सन, तो जिसने एड किया था वो भी उसी डेफिनेशन में आ जाएगा, डकैती की डेफिनेशन में। ऐसा नहीं बोल सकते कि डकैती तो इन 3 ने की, हम तो सिर्फ मदद ही तो की थी। एवरी पर्सन सो कमिटिंग और अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती। तो
रॉबरी ही है, रॉबरी को ही जब 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति करते हैं या उस रॉबरी का अटेम्प्ट करते हैं या उस रॉबरी में एडिंग करते हैं, तो वो रॉबरी ना रह के क्या हो जाता है, वो डकैती बन जाता है। और जो लोग डकैती में इन्वॉल्व रहे हैं, दैट एवरी पर्सन विल बी पनिशेबल एज फॉर द पनिशमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 395। जो डकैती का पनिशमेंट है वो सेक्शन 395 हमें बताता है कि whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life, आजीवन कारावास से उसे दंडित किया जाएगा, और with rigorous imprisonment for a term which may extend to, rigorous imprisonment है, रॉबरी में भी रिगरस था तो डेकॉइटी तो और उसका एग्रेवेटेड फॉर्म आ रहा है तो रिगरस होना ही है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years and shall also be liable to fine, and shall also be liable to fine। तो ये था सेक्शन 395। आज की क्लास में हमने सेक्शन 383 और 384 को डिस्कस किया, जो बताता है एक्सटॉर्शन। 383 एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है और 384 उसका एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट बताता है। 390 और 392 को डिस्कस किया। 390 जो बताता है कि थेफ्ट कब रॉबरी बन जाएगा और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाएगा, और 392 उसके बारे में पनिशमेंट बताता है। और 392 में भी 2 कैटेगरीज आ गई थी पनिशमेंट की, कि अगर रॉबरी हाईवे पे कमिट की जाती है तो उसमें पनिशमेंट ज्यादा होगा। और लास्टली हमने डिस्कस किया सेक्शन 391 जिसने डकैती को डिफाइन किया, और 395 जिसमें डकैती का पनिशमेंट था। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई और कंफ्यूजन, कोई डाउट बचता है तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आज रात तक, आप इसको दोबारा से चैनल पे जाके देख सकते हैं, और फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो ग्रुप में आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं।